हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग जो हमारा चरक चिकित्सा स्थान का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है हिक्का श्वास चिकित्सा, ये डिस्कस करने वाले हैं। इस हिक्का और श्वास की चिकित्सा आचार्य चरक ने क्या बताई है, वो सभी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एकदम शॉर्ट में, एकदम इजली मैं यहाँ पे सभी पॉइंट्स को प्रेजेंट करूँगा, जो कि आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें वीडियो में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला था कि साथ में चिकित्सा सूत्र भी इंक्लूड करने को, तो इतना बड़ा सा चिकित्सा सूत्र यहाँ पे आचार्य ने दिया हुआ है। मेनली तो ये जो फर्स्ट 5-6 लाइन है, तो वो मेनली चिकित्सा सूत्र है हिक्का श्वास चिकित्सा की। तो ये जिसको भी चिकित्सा सूत्र चाहिए था वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है। मैं चिकित्सा सूत्र में नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट मैं चालू करता हूँ। तो देखो, हिक्का श्वास कभी भी आए ना तो 4 चीज़ें तुम्हारे ध्यान में आनी चाहिए चिकित्सा करने के लिए। क्या है? पहले करना है स्नेहन, फिर करना है स्वेदन, स्नेहन स्वेदन करना है, फिर तुमको करना है वमन, संशोधन करना है वमन से, और फिर तुमको करना है धूमपान। ठीक है। तो अगर हिक्का और श्वास तुम्हारे सामने आता है, हिक्का और श्वास तुम्हारे दिमाग में आता है, तो ये 4 चीज़ें तुम्हारे ध्यान में आनी चाहिए: स्नेहन, स्वेदन, वमन और धूमपान। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आचार्य ने बोला है कि स्नेहन करना है। कैसे बोला है? तो आचार्य ने लिखा है आक्तम लवन तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरे है। तो स्नेहन कैसे करना है? स्नेहन करना है, अभ्यंग करना है। यहाँ पे अभ्यंग करना है। कहाँ पे करना है? उरह स्थान पे करना है। उरह स्थान पे स्नेहन करना है। कैसे करना है? तो सेंधो लवण ले लो और उसमें तिल तेल मिक्स करके अभ्यंग करना है उरह स्थान पे। ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है स्वेदन। स्वेदन कैसे करना है? तो नाड़ी प्रस्तर संकरे है, यानी कि नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद या फिर संकर स्वेद, इन तीनों में से कोई भी स्वेदन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? थर्ड स्टेप रहेगा हमारा, जो रोगी है उसको कफ वर्धक भोजन कराना है वमन करने से पहले, ताकि जो कफ है उसके शरीर में उत्क्लेशित हो जाए और वमन अच्छी प्रकार से होके जो दोष है वो उसका शोधन अच्छी प्रकार से हो जाए। तो हमने क्या किया? स्नेहन किया, फिर वहां पे स्वेदन किया, और थर्ड हमने क्या किया? कफ वर्धक भोजन कराया उसको। आचार्य ने क्या बोला कि स्नेहन स्वेदन करने से जो कफ है, कफ बढ़ा हुआ है, जिस जो कफ श्रोतसों को अवरोध कर रहा है, वो पिघल जाएगा, द्रवीभूत हो जाएगा और कफ विलयन होने लगेगा। ठीक है। जिससे श्रोतस खुलेगा और वात का अनुलोमन हो जाएगा। फिर कफ वर्धक भोजन करने के बाद हमें करना है शोधन, लेकिन शोधन में ध्यान रखना है कि वात की वृद्धि ना हो, इसलिए यहाँ पे हम देंगे वात अविरोधी वमन कर्म, जिससे कफ का शोधन होके कफ बाहर निकलेगा, लेकिन वात का वहाँ पे प्रकोप नहीं होगा। करना कैसे है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हिक्का श्वास में वमन कैसे कराते हैं। तो याद रखोगे तुम लोग, पीएसएम, पीएसएम से वमन कराना है। पी से क्या हो गया हमारे पास? पिपली, एस से हो गया हमारे पास सेंधो, और एम से हो गया हमारे पास मधु। यहाँ पे एम से मदन फल नहीं लेना है, ध्यान में रखना। एम से क्या लेना है? मधु। तो हमने करा दिया वमन। और लास्ट स्टेप आता है हमारे पास धूमपान। तो आचार्य ने बोला है कि वमन करने के बाद जो दोष लीन रह गए हों, जो थोड़े बहुत लीन रह गए हों स्रोतसों में, उसको क्या करो? धूमपान से बाहर निकाल दो। धूमपान में आचार्य ने बोला है कि या तो तुम हरिद्रा आदि धूमपान दे दो, या फिर मधु चिष्ट आदि धूम से तुम धूमपान करा दो। तो ये हमने मेजर हिक्का और श्वास की चिकित्सा प्रोटोकॉल को डिस्कस किया। अब आगे हम लोग छोटे छोटे चीज और भी कुछ आचार्य ने बताए हैं, वो सभी डिस्कस करते हैं। आचार्य कहते हैं कि मान लो शरीर में उपद्रव हो गया, हिक्का श्वास पहले से है, हिक्का है या श्वास है, उसमें उपद्रव उत्पन्न हो गया है, तो उसके लिए पहले लक्षण तो पता चले कि उपद्रव के क्या क्या लक्षण है। तो स्वर में क्षीणता आ गई है, या फिर अश्रुक पित्त यानी कि रक्त पित्त उत्पन्न हो गया है, रक्त निकल रहा है ऊर्ध्व मार्ग से या फिर अधो मार्ग से, या फिर अतिसार हो गया है, या फिर दाह उत्पन्न हो गया है। तो ये सब जो है वो उपद्रव के साइंस है। इनको देख के हमें पता करना है कि उपद्रव उत्पन्न हुआ है कि नहीं। अगर उपद्रव उत्पन्न हुआ है तो आचार्य ने क्या बोला है? ऊपर सबको छोड़ दो और तुम क्या करो? उसको मधु, स्निग्ध और शीत आदि चिकित्सा दो। ठीक है। यानी कि पित्त की चिकित्सा करनी है। ठीक है। उसके बाद आता है, आचार्य कहते हैं कि
कुछ वमन का अतियोग हो गया, मान लो कि वमन का अतियोग हो गया, तो तुम क्या करोगे, तो वमन के अतियोग की चिकित्सा करेंगे। सिंपल है, वातहर द्रव्यों का प्रयोग करो, मांस आदि रस का प्रयोग करो, और बहुत ज़्यादा शीतल या फिर बहुत ज़्यादा उष्ण अभ्यंग नहीं देना है उसको, ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वमन का अतियोग हो गया तो तुम ये वाली चिकित्सा करोगे। अब आता है कि अब अवस्था के अनुसार भी यहाँ पे आचार्य ने चिकित्सा बताई है कि बल और दोष अधिक्य के अनुसार हिक्का और श्वास की चिकित्सा कैसे करें। तो पहला कंडीशन आचार्य ने लिया है कि बलवान हिक्का श्वास का रोगी है, दूसरा है कि दुर्बल हिक्का श्वास का रोगी हो सकता है, तीसरा है कि कफ अधिक्य हिक्का और श्वास रोगी है, और चौथा क्या केस हो सकता है कि रुक्ष या फिर वात अधिक्य हिक्का श्वास रोगी हो सकता है। तो हम लोग चिकित्सा कैसे करेंगे, तो अगर कफ अधिक्य है या फिर बलवान हिक्का श्वास का रोगी है तो सिंपल सा प्रोटोकॉल है, कफ अधिक्य है बलवान है तो उसमें शोधन करना है। तुम वमन भी कर सकते हो, विरेचन भी कर सकते हो, धूमपान कर सकते हो, फिर उसको पथ्य भोजन करा के संसर्जन कर्म करा दो, और फिर लेह आदि कुछ बल लाने के लिए लेह आदि का प्रयोग कर लो। तो ये हमने जब कफ अधिक्य और बलवान हिक्का श्वास का रोगी है तब ऐसे हम लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास वातिक यानी कि बहुत ही रुक्ष प्रकृति वाला, वात अधिक वाला हिक्का श्वास का रोगी आ गया, बालक आ गया, वृद्ध आ गया, या फिर दुर्बल कोई रोगी आ गया, तो तुम क्या करोगे, सिंपल है, ये वातज्ञ चिकित्सा करनी है, वातज्ञ औषध से चिकित्सा करना है, उसको युष पीने के लिए देना है, उसको स्नेह पीने के लिए देना है, और उसको रस आदि से तर्पण करना है। कितना इजी है, ठीक है। तो अवस्था के अनुसार, बल और दोष के अनुसार हमने चिकित्सा देखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हिक्का श्वास में हम लोग को शोधन और ब्रूहण ये चिकित्सा कैसे करनी है। तो शोधन और ब्रूहण सेम कॉन्सेप्ट अभी जो हमने पढ़ा वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है कि अगर रोगी दृढ़ हो या फिर उसमें कफ अधिक हो तो तुम क्या करो, उसमें वारिज मांस या फिर आनुप मांस से निर्मित मांस रस से तर्पण करा दो, फिर उसका स्वेदन कर्म करो और फिर विशोधन यानी कि शोधन कर दो। अगर वहीं पे दुर्बल रोगी है और कफ अधिक के नहीं है तो तुम उसको ब्रूहण चिकित्सा करो, ठीक है। सिंपल है, शोधन कब करना है, ब्रूहण कब करना है, इजी है, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्षार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें अश्वगंधा क्षार को तुम मधु और सर्पी के साथ दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वमन और विरेचन कर्म। तो वमन और विरेचन कर्म कब करना है, तो आचार्य ने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। हिक्का श्वास से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर हिक्का या फिर श्वास का रोगी है, उसमें काश उत्पन्न हो गया या फिर स्वर भंग, स्वर भेद उत्पन्न हो गया है, तब तुम उसको छर्दन यानी कि वमन कर्म कराओ। अगर हिक्का और श्वास के रोगी में तमक श्वास उत्पन्न हो गया है तब तुम करो तमके तु विरेचनम, यानी कि वात और कफग्न द्रव्यों से तुम उसको विरेचन दे दो। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, इसको तुम 4 स्टार मार्क कर लो, ऐसे 4 स्टार मार्क कर लो। उसके बाद आता है कि प्राशन और नस्य कर्म भी बताया गया है। तो प्राशन के लिए तुम तामलकी ले लो, शर्करा ले लो, द्राक्षा ले लो, गो शकृत रस ले लो और अश्व शकृत का रस ले लो। और नस्य के लिए, नस्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हिक्का के रोगी को हम लोग नस्य देते हैं तो किसका, गुड़ शुंठी, गुड़ शुंठी का नस्य देना है, या फिर हम लोग श्वेत चंदन को स्तन्य यानी कि जो नाड़ी दूध होता है, नारी स्तन्य होता है, उसके साथ दे सकते हैं, या फिर नाड़ी छीर का हम लोग सिंपल सा नाड़ी छीर लेके नस से दे सकते हैं। नहीं है कुछ तो गुड़ शुंठी का वहाँ पे नस से दे दो, तो वहाँ पे हम लोग नस से दे दिया हमने। फिर हिक्का के लिए आचार्य ने कहा है कि मानस उपचार करो। अगर किसी को हिक्का आता है, हमने सबने ये प्रैक्टिकली ये देखा है कि अगर किसी को हिक्का आता है तो तुम अचानक से उसको शीत अम्बु शेक कर दो, मुंह के ऊपर पानी छिड़को, उसको डरा दो, अचानक से प्रिय वचन बोल दो, उसको सहसा त्रास करो, उसको डराओ, धमकाओ, धमकी दो, या फिर उसको गुस्सा दिला दो, उद्वेग कर दो, विस्मापन, कुछ आश्चर्यजनक बात कर दो उसके सामने, या फिर उसको एकदम से हर्ष उत्पन्न कर दो। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग उसके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत पहले ही आचार्य ने साइकेट्रिक थेरेपी बता दिया है हिक्का के लिए कि तुम उसका माइंड को डाइवर्ट करोगे तो हिक्का अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मानस उपचार पढ़ा हिक्का के लिए। फिर हिक्का में बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो हिक्का श्वास में दो घृत का नाम आया है, घृत का प्रयोग कब करेंगे पहले वो देखते हैं। तो
हिक्का श्वास में अनुबंध के रूप में अगर उरह कंठ और तालु में शुष्कता आती है और रुक्ष देह वाला प्रकृति वाला अगर रोगी है, तब उसमें हम लोग घृत का सेवन कराएंगे। और दो घृत बहुत ही इंपॉर्टेंट घृत आता है, तेजोवत्यादि घृत और दूसरा है मनशिलादि घृत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा ही जाता है, ठीक है। वाइवा में भी ये बहुत पूछा जाता है, तेजोवत्यादि घृत और मनशिलादि घृत कहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास औषध और अन्नपान क्या कराओगे। तो जैसा कि बोला गया है कि हिक्का और श्वास जो है वो वात कफ प्रधान व्याधि है, तो तुम वैसा ही अन्नपान और औषध कराओ, कफ वाताग्न औषध और अन्नपान कराओ उसको। फिर उष्ण औषध खिला दो और उष्ण अन्नपान कराओ, और वात अनुलोमन करने वाले औषध और अन्नपान का सेवन कराओ रोगी को। फिर आता है कि हिक्का और श्वास में वात नाशक चिकित्सा की श्रेष्ठता बताई है। सबसे पहले तो बोला है उन्होंने कि किसी भी एक दोष की चिकित्सा नहीं करनी है। जैसे कफ और वात और कफ प्रधान है ना, तो किसी एक दोष की चिकित्सा नहीं करनी है। तो करो तो ऐसा चिकित्सा करो दोनों की, या तो वो वात कारक या फिर कफ हर चिकित्सा होनी चाहिए, या तो वो कफ कारक या फिर वात हर चिकित्सा होनी चाहिए। अगर तुमको एक दोष की चिकित्सा भी करनी है ना, तो तुम वातहर चिकित्सा करो, कफहर चिकित्सा खाली मत करो, नहीं तो दोष और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो उपद्रव उत्पन्न करेगा और वो फिर आगे चल के असाध्य हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में एक और सिद्धांत दिया हुआ है आचार्य ने कि हिक्का और श्वास के रोगी में हमें ब्रूहण करना चाहिए, शमन करना चाहिए, लेकिन कर्षण कभी नहीं करना चाहिए। देखो, ब्रूहण करना क्या बोला है इन्होंने, अल्प शक्य बोला है, यानी कि सुख साध्य है। हम लोग हिक्का श्वास के रोगी में ब्रूहण से चिकित्सा कर रहे हैं तो वो अल्प शक्य है, यानी कि सुख साध्य होता है। वहीं पे अगर हम लोग हिक्का श्वास में समन से चिकित्सा कर रहे हैं तो वो अधिक अपाय होता है, यानी कि उसमें उपद्रव का भय नहीं रहता है, कृच्छ साध्य रहता है वो। लेकिन अगर हम लोग हिक्का और श्वास के रोगी में कर्षण कर दिया तो वो असाध्य हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि ब्रूहण शमन कर सकते हैं बट कर्षण कभी नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास योगों का। योगों को याद रखना, कौन कौन से योग आए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला आया है निदिग्धिका आदि योग। निदिग्धिका किसको कहते हैं, कंटकारी को, तो निदिग्धिका आदि योग आया हुआ है। दूसरा हमारे पास एक आसव आया हुआ है, पाठाद्य आसव, जिसकी मात्रा एक प्रश्रुत्र बोला है, यानी कि 2 पल बोला है। और तीसरा है हमारे पास एक चूर्ण जिसका नाम है सौवर्चल आदि चूर्ण। शेंधो आदि चूर्ण कहाँ पे आया हुआ है, तो छत्र छीन में आया हुआ है। फिर फोर्थ है हमारे पास भारंगी नागर आदि योग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अनुपान है अंबु। फिर 2 घृत हमने डिस्कस कर लिया, तेजोवत्यादि घृत और मनशिलादि घृत। फिर एक और चूर्ण आया हुआ है शट्यादि चूर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और है मुक्ताद्य चूर्ण, जिसकी मात्रा 1 पानी तल यानी कि 1 कर्ष में देना है और अनुपान मधु घृत के साथ देना है। फिर एक और योग आया हुआ है शटी पुष्कर मूल योग। और लास्ट में हमारे पास गुड़ नागर का प्रयोग हम लोग प्राशन और नावन दोनों के लिए ही करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है वो अपना हिक्का और श्वास का चिकित्सा देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।